हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज अश्वनी जीएस क्लासेस में आप देखेंगे हिंदी के क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो यूपी बीएड में आ चुके हैं और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे हमारे 2017 का। 2017 में जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ था उसमें हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो 50 नंबर का हिंदी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे ताकि आप पता लगा सकें कि आपको जो पढ़ाया गया है कुछ अनावश्यक मैंने नहीं पढ़ाया है और कुछ चीज़ें ऐसी कि आपको क्या पढ़ना है, जो अपने से पढ़ने वाली चीज़ें हैं उनको भी जान जाएंगे। आप क्वेश्चन देखकर लेवल समझ जाएंगे किस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन के लिए अगर चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना तो अश्वनी जीएस क्लासेस से जुड़े रहिए। मैं दीपशिखा द्विवेदी आज आपको बताऊंगी कि हिंदी के क्वेश्चन में आपको 50 में से कम 40 से 45 नंबर तक आराम से आप ला सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से, आसान तरीके से। तो चलिए अपने हम क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। टाइम को बिना गंवाए, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए खंड बी हिंदी। देखिए पहले आप ये समझ जाइए कि हिंदी यूपी बीएड में पूछता कैसे है। तो कुल 200 नंबर का क्वेश्चन, 200 क्वेश्चंस का सेट रहता है। 50 नंबर का जीके जीएस, 50 नंबर का हिंदी और इंग्लिश में चूज करना होता है। तो हिंदी हो गया 50 नंबर का, 50 नंबर का जीके जीएस, 50 नंबर का रीजनिंग और 50 नंबर का जिस स्ट्रीम से आप हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अभी तक रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे इसमें नहीं हुए हैं, तो आपको मैं 3 सेट 17 का, 16 का, 15 का रीजनिंग का जो है उसको भी मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगी अपने इस चैनल के माध्यम से। आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगी, आप सीखने का प्रयास करिएगा, अपनी तैयारी को देखिएगा। जो बच्चे थोड़ा बहुत समझते होंगे वो अपनी तैयारी को जांचेंगे और देखेंगे कि रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चले। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आप देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 51 से 54 में सही वर्तनी चुने। वर्तनी चुने मतलब जो वर्ड दिया हुआ है उसका स्पेलिंग सही से, हिंदी में वर्तनी, इंग्लिश स्पेलिंग उसका सही से होना चाहिए। वो कैसे लिखा जाता है, हिंदी का कोई भास्कर शब्द है, इसे शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे, शुद्ध वर्तनी इसका छाटना है आपको। तो देखिए भास्कर को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए भास्कर ऑप्शन ए में जो है वो बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन बी देखिए भास्करी लिखा हुआ है और ये देखिए भास्कर लिखा हुआ है, ये तालाब्य सा थोड़ी होता है भास्कर में। तो ये सारे हमारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें देखिए कोई समझाने वाली चीज नहीं थी बच्चों, इसको वर्तनी देखना आपको, जो बच्चे हिंदी अच्छा पढ़ते होंगे, जानते होंगे, जो बुक्स अगर हिंदी में आप पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और लिखते होंगे अगर हिंदी, तो आपसे गलती नहीं होगी। इसका यही मात्र एक उपचार है, उच्चारण सही, वर्तनी सही करने का। देखिए 52 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंत्रिमंडल सही से कैसे लिखा जाएगा। वर्तनी शुद्ध वर्तनी चुनना है, मंत्रिमंडल को कैसे लिखेंगे। तो देखिए ऑप्शन ए है मंत्रिमंडल, बी है मंत्रमंडल, ये गलत, मंत्रमंडल ये भी गलत है, ठीक है। और ये देखिए मंत्रिमंडल, तो देखिए यहाँ पे बड़ी है और यहाँ पे छोटी है। तो देखिए जब हम मंत्रिमंडल बोलते हैं तो त्री को बहुत कम समय के लिए बोलते हैं, इसीलिए छोटी ई की मात्रा होगी मंत्रिमंडल में, बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी। ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। अब देखिए ऊर्ध्व पूछ रहा है, ऊर्ध्व कैसे लिखते हैं। तो यहाँ हमारा ऊर्ध्व हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। ऊर्ध्व कैसे लिखते हैं आप देख लीजिए। फिर है 54 नंबर, उत्पत्ति कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पूरा ऊ नहीं होता है, यहाँ पूरा त भी नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। बी है आधा त, ये भी गलत हो जाएगा। उत्पत्ति कैसे होगा, ऊ आधा त, प त में भी त लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और ये दीर्घ ना होके हर्स्व होगा, यानी कि छोटी ई की मात्रा होगी, यहाँ बड़ी ई की मात्रा थी, इसीलिए उत्पत्ति वैसे नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए शुद्ध वाक्य को चुनना है। पहले आप 4-5 क्वेश्चन हमारे ऐसे थे जिसमें क्या चुनना था, सही वर्तनी चुनना था, इसमें शुद्ध वाक्य चुनना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, फर्स्ट है ऑप्शन पहला है रागिनी अपने आप चली गई, दूसरा है रागिनी खुद से चली गई, तीसरा है रागिनी अपने से ही चली गई, रागिनी, चौथा है रागिनी आपके
आप चली गई, तो आपके आप ऐसा कुछ नहीं होता है, देख पढ़ने से ही अटपटा लग रहा है। रागिनी अपने से ही चली गई, ये भी गलत है। अब बचा ए और बी, रागिनी खुद से चली गई, तो ये हम ऐसा अगर बोलते हैं आप घर में तो गलत बोलते हैं। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा या इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? रागिनी अपने आप चली गई, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, बेमेल शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया, इसमें बेमेल कौन सा होगा? देखिए दर्द है, दर्द का पर्यायवाची है पीड़ा, दर्द पीड़ा पर्यायवाची है एक दूसरे के, एक ही चीज हो गया, ये दोनों में तो मेल हो गया, हमको बेमेल चुनना है। ऑप्शन सी है वेदना, तो दर्द को ही बोलते हैं, दर्द में है, पीड़ा में है, दुख में है, वेदना में है। ठीक है, तो ये दर्द के तीनों पर्यायवाची हो गए, लेकिन जो प्रेक्षा है ये पर्यायवाची नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा प्रेक्षा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 57 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? इसमें भी बेमेल चुनना है। देखिए दधी, तो दही जो होता है जिसको अभी हम दही कहते हैं, दही का तत्सम हो जाएगा दग्धी। ठीक है, दुग्ध, दूध जिसको हम दूध बोलते हैं ना, अभी के समय में वो तद्भव है दुग्ध का, यानी कि संस्कृत में हम उसे दुग्ध कहते हैं। और घृत, घी को घृत कहते हैं। तो ये तीनों आपको जो दिख रहा है, तीनों दूध से जुड़ा हुआ और तत्सम शब्द है, दूध से मिलता जुलता चीज है। दही, दूध, घी सब दूध के ही तो प्रकार हैं। और जो मद हो गया, मद मतलब क्या होता है? मदिरा। तो ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल बेमेल हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा 57 का ऑप्शन सी। अब चलिए 58 में चलेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को छांटिए। इसमें भी आपको बेमेल शब्द चुनना है। पार्क है, वन है, उद्यान है, वाटिका है। तो देखिए पार्क हो गया, उद्यान हो गया और वाटिका हो गया। देखिए हिंदी में जब कहें तो उद्यान, वाटिका, इंग्लिश में बोले तो पार्क, तो ये सारे हमारे एक दूसरे के क्या हो गए? पर्याय हो गए। लेकिन जो वन है, वन मतलब क्या होता है? वन मतलब जंगल, बिहड़, ये सब वन के पर्याय हो गए। और ये सब उद्यान, पार्क, गार्डन, ये सब किसके हो गए? तो पार्क के पर्यायवाची हो गए। तीनों के तीनों एक अलग हो गया। अब चलिए 59 क्वेश्चन में देखते हैं 59 क्वेश्चन क्या कहता है। नीचे दिए गए शब्दों का सही अर्थ चुनिए। नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली, ठिठोली का आपको अर्थ चुनना है। परिहास होगा, नाराजगी होगा, ठगी होगा या खेल होगा। आप 1 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, आप जल्दी चूज करिए आपका कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा। अपने सही आंसर का चूज करिए, कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो ठिठोली का मतलब क्या होता है? मजाक करना, किसी से मजाक करना, किसी से किसी का परिहास उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की ठिठोली करना। नाराजगी तो नाराज होना, ये अलग हो गई। ठगना किसी को, ये भी अलग हो। खेल भी अलग हो गया। तो ठिठोली का हो जाएगा परिहास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा परिहास। वर्तनी की दृष्टि से 60 नंबर क्वेश्चन है। वर्तनी की दृष्टि से सहित शब्द का चयन करिए। देखिए वर्तनी का एक और क्वेश्चन आ गया, यानी कि इस पेपर को देखने से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यूपी बीएड के लिए वर्तनी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। हिंदी के शब्दों का आपको अच्छे से उच्चारण पता होना चाहिए ताकि उसे आप अच्छे से लिख सकें। हम देखिए आकर्षण कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल सरल शब्द है आकर्षण। हमारा ऑप्शन जो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये सब सारे आकर्षण लिखने का ये सब गलत तरीका है, आकर्षण ऐसे नहीं लिखते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए आकर्षण था विशेष। अब बताइए विशेष कितना आसान शब्द है विशेष को लिखना। तो यहाँ देखिए बिना सोचे समझे आप ऑप्शन डी में लगाएंगे, क्योंकि बहुत इजी है भाई। विशेष ऐसे ही तो लिखते हैं, विशेष बहुत जगह आपको लिखने में ये शब्द आ रहा होगा विशेष। विशेष के लिए कैसे लिखते हैं? तो ऑप्शन विशेष के लिए डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब 61 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 61 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नीचे दिए गए शब्दों में से यहाँ बेमेल चुनिए। ठीक है, तो ससुर, सहोदर, शाला और सखा। ससुर, सहोदर, साला और सखा, इसमें आपको बेमेल चुनना है। तो यहाँ हो जाएगा सहोदर। सहोदर मतलब क्या होता है? ये सारे देखिए रिश्ते दिए हुए हैं। सहोदर मतलब क्या होता है? बड़ा। बड़े का मतलब आपसे जो बड़ा भाई होगा उसको क्या कहेंगे? सहोदर। ठीक है,
अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 63 क्वेश्चन है, 63 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है भाई, उपेक्षा का नीचे दिए गए शब्द का अर्थ चुनिए। मतलब उपेक्षा का आपको अर्थ बताना है। किसी के ऐसे इसका इस्तेमाल करिए वाक्य में, वाक्य बना के देखिए। जैसे राम राधा की उपेक्षा करता है, राम राधा की उपेक्षा करता है। उपेक्षा अपेक्षा दो शब्द होते हैं। अपेक्षा का यूज हम किसी से तुलना करने के लिए करते हैं। उपेक्षा करना मतलब किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना। तो ऑप्शन में अपमान नहीं दिया हुआ है, तिरस्कार दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 64 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। सही अर्थ चुनना है राशि का। राशि का मतलब क्या होता है, रास आना, ढेर, रात या रूठना। तो राशि का अर्थ क्या होता है, राशि का अर्थ हो जाएगा ढेर। राशि का अर्थ क्या हो जाएगा, ढेर हो जाएगा बच्चों। राशि का मतलब हो जाएगा पर्याय क्या हो जाएगा, ढेर। अब देखिए 65 से 69 नंबर क्वेश्चन में पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा। क्वेश्चन दिया है एक, उसमें 4 ऑप्शन, 3 उसके पर्याय होंगे, 3 पर्यायवाची शब्द होगा, एक अलग होगा। तो उसी अलग को आपको छांटना है, जो अलग होगा वो आपका आंसर होगा। देखिए अग्नि दिया है, तो अग्नि, आग, अनल, कृषाणु ये सब अग्नि के ही पर्याय है। लेकिन अंश किसका पर्यायवाची है, तो भाग को बोलते हैं अंश। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए कंजूस का क्या क्या होता है, तो कृपण, शूम, अनुदर, कृपाण अलग हो गया ना। 66 का कृपाण तो कटार कृपाण हो गया, मारने काटने वाली चीज हो गई। तो ये कृपाण बिल्कुल यहाँ अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब कपड़ा का पूछ रहा, कपड़ा का पर्यायवाची, तो आपको पर्यायवाची शब्द भी आना चाहिए, तभी तो आप छांट पाएंगे। कपड़ा का देखिए वस्त्र, वसन, चीर, पट। ठीक है, अंबर, तो अंबर है, वस्त्र है, अंबर है, वस्त्र है, वसन है। लेकिन विस्तार कपड़े का नहीं होता है, विस्तार कपड़े का पर्याय नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 68 नंबर कामदेव, कंदर्प, आत्मभू, मनोज ये सब कामदेव के हो जाएंगे। पर्याय पुरुषार्थ बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ आपको मैं समझाने के व्यू से ये क्लास अटेंड नहीं कराया गया है, ये क्लास में रखी हूँ आपको बस इतना बताने के लिए, ताकि आप पेपर कितना आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आप इसको जान सकें। बाकी जो भी रहा है चीज़ें, तो मैं मैक्सिमम मेरे जो क्लास है उसमें आपको पढ़ाई हूँ। विलोम विलोम शब्द का मैं कराई हूँ, कुछ मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट कराई हूँ, और जो जो टॉपिक्स हुए हैं उनसे रिलेटेड टेस्ट भी हो चुके हैं, आपके समाज से हो गए हैं, संधि से हो गए हैं। तो आप उन सब टेस्टों को करें, उसके बाद पेपर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पर्याप्त है इतना ही। अब देखिए काष्ठ के लिए पर्याय क्या होगा, काठी, लकड़ी, काठ या दारू। ठीक है, तो दारू काष्ठ का क्या विलोम हो जाएगा, तो दारू, वो दारू मत समझिएगा, ये दारू का यहाँ मतलब दूसरे से है, दारू का मतलब है लकड़ी से है। तो 69 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि काठी। काठ लकड़ी को, लकड़ी से बनी चीजों को काठ बोलते हैं ना। काठ का देखिए पहले पुराने जमाने में देखते होंगे लकड़ी का बक्सा होता होगा, जिसमें घर में लोग कहते हैं ये काठ का बक्सा है, काठ की मूर्ति। ठीक है, कठपुतली की नाच, मतलब कठपुतली मतलब लकड़ी से बनी हुई पुतली। तो काठ लकड़ी का ही पर्यायवाची होता है। तो काठ, लकड़ी और दारू तीनों पर्यायवाची हो गए काष्ठ के, और ये काठी जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा, और आंसर हमारा वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो, ये क्या है, लोक कथा है, जनश्रुति है, प्रवाह है, अनुश्रुति है। तो देखिए एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे बच्चों, 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसमें से एक दो क्वेश्चन तो जरूर ऐसे आएंगे जो आपको पता नहीं चलेगा। आपको नहीं आएगा, तो आप कोशिश करिएगा जो चीजें नहीं आ रही है उसे छोड़ के आगे बढ़ने का। ठीक है, गलत टिक नहीं लगाएंगे, नहीं तो माइनस मार्किंग हो जाएगी। तो देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, ऐसी युक्ति जो परंपरागत, ये जनश्रुति है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये जनश्रुति है। 71 में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वाक्य का प्रकार बताइए। प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, ये कौन सा वाक्य है। तो यदि आप वाक्य पढ़े होंगे तो आप जान पा रहे होंगे कि और, यदि,
इत्यादि और जहाँ लगा रहता है वो संयुक्त वाक्य होते हैं, और की का के की वगैरह से जुड़े हुए वाक्य जो होते हैं वो मिश्र वाक्य में आते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक धर्म हमें यह सिखाता है, और यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है कि हमें आपस में भाईचारे से रहना चाहिए। तो देखिए सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया होता है, ठीक है। और मिश्र वाक्य में क्या होता है कि दो वाक्य आपस में जुड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहता है। प्रत्येक धर्म यह सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। 71 का सी आंसर हो जाएगा। अब 72 में देखिए, वाच्य का प्रकार बताइए। हर क्षेत्र में अलग भाषा बोली जाती है। तो देखिए क्रिया से काम होने का जहाँ भेद होता है वहाँ कर्तृवाचक होता है, लेकिन किससे कोई काम होने का यहाँ भेद नहीं पता क्या चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, नहीं, यहाँ बताया जा रहा है कि हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो ये कर्म की इस वाक्य में प्रधानता आपको दिखाई दे रही है। यहाँ कोई भाव का पता तो चल नहीं रहा है, भाव का पता नहीं चल रहा है, यहाँ कोई ऐसा कुछ तो पता नहीं चल रहा है किसी का स्वाद का पता चले, किसी के मन की स्थिति का पता चले, भाव का पता चलना चाहिए। भाववाच्य के लिए, कर्मवाच्य के लिए क्या चाहिए कि बस एक काम होना चाहिए, कर्तृवाचक है, कर्ता के द्वारा वो काम पूरा होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसे और डिटेल में पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, तो थ्योरी की क्लासेस देखेंगे, और आपके पास यदि किताबें होंगी हिंदी की तो आप उसमें देखेंगे। अब देखिए विकल्पों में से शुद्ध रूप का चयन करिए। आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आलोचक जगत के, तो ये बिल्कुल गलत है। अटपटा पढ़ने से आपको लगेगा आप प्रतिष्ठित रचनाकार हैं अत्यंत आलोचक जगत की, ये भी गलत है। एकदम अटपटा लग रहा है, बोलने से पढ़ने से आपको गलत लगेगा कि कुछ गलत हम पढ़ रहे हैं। सी ऑप्शन है आलोचक जगत के आप अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, और डी ऑप्शन है आलोचक जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं आप। तो ऐसा कहाँ होता है के बाद वाक्य खत्म होता है, और ऐसी स्थिति बस आपको सी में दिखाई पड़ रही है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 74 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 74 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपसे संधि विच्छेद पूछ रहा है। संधि विच्छेद के मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, आप थ्योरी भी देख सकते हैं, टेस्ट भी मैं कराई हूँ, टेस्ट भी आप देख सकते हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, ब्रह्मास्त्र का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो पहले देखिए ब्रह्मास्त्र में कौन सा संधि है, इसका पता लगाने के लिए हमें विच्छेद करना पड़ेगा। तो इसका विच्छेद कैसे होगा, ब्रह्म जोड़ अस्त्र, या ब्रह्मा जोड़ आस्त्र, या ब्रह्म जोड़ अस्त्र, या ब्रह्मा जोड़ अस्त्र, ठीक है। तो देखिएगा संधि विच्छेद करते समय इस बातों का ध्यान रखिएगा कि दोनों शब्द जिसका हम विच्छेद करने पर जो दो शब्द प्राप्त हो रहे होंगे, दोनों का अपना अर्थ होना चाहिए। जहाँ अर्थ नहीं है, अनर्थ शब्द का हो रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्रह्म जोड़ अस्त्र क्या होता है, ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र में कौन सा संधि है, ब्रह्मास्त्र में कौन सा संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ भी आ देख रहे हैं, यहाँ अ देख रहे हैं, यहाँ अ देख रहे हैं, अ और अ मिलके आ बन जाता है। ये किस में होता है, तो दीर्घ स्वर संधि में ऐसा होता है। अब देखिए विक्षाया का संधि विच्छेद बताइए, विक्षाया का संधि विच्छेद बताइए। 75 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। तो वृक्षाया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन अच्छा। तो अच्छा देखिए कुछ नहीं होता है, अच्छा से वजह से ऑप्शन बी कट गया। अब वृक्ष ऐसा कुछ नहीं होता है, ये भी कट गया। वृक्ष धन छाया, तो वृक्ष कुछ नहीं होता, ये गलत। वृक्ष धन छाया, वृक्षाया, क्योंकि छ और ये जो संयुक्त छ है और ये छ वाला छ मिलेगा आपस में, तो च का आधा बन जाएगा, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है और ये स्पर्शी व्यंजन है। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, भोजनालय का संधि विच्छेद है। तो ये तो बहुत आसान है, भोजन प्लस आलय, भोजनालय। 76 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अब देखिए 77 और 78 में विलोम पूछ रहा है। विलोम शब्द का भी वीडियो आपको बहुत मिल जाएगा हमारे इस असमानी जीएस क्लासेस में, आप देख सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हिंदी की। देखिए क्या कह रहा है, ईश्वर का विलोम पूछ रहा है। तो ईश्वर का विलोम क्या हो जाएगा, परमात्मा, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा परमात्मा, तो बिल्कुल गलत होगा। ईश्वर का अनिश्वर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए पाश्चात्य, पाश्चात्य मतलब क्या होता है, मतलब पीछे का, ठीक है। पाश्चात्य मतलब क्या होता है, पीछे का, प्राचीन चीजों को पाश्चात्य बोलते हैं, ठीक है। और ऑप्शन देखिए पौर्वात्य, पूर्वात्य, पौर्वात्य और पूर्वात्य। देखिए पाश्चात्य यहाँ है, तो पाश्चात्य यहाँ मेरी एक फॉल्ट कि पाश्चात्य यहाँ मतलब मेरे पीछे से नहीं है, पाश्चात्य मतलब है पश्चिम से, ठीक है। देखिए पाश्चात्य सभ्यता, ऐसा आप सुने हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हुए कभी, पाश्चात्य परंपरा, पाश्चात्य पश्चिमी परंपरा है, पाश्चात्य परंपरा। तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, पाश्चात्य मतलब क्या होगा, पश्चिम, और पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्वात्य। पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा, पूर्वात्य। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए समास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, समास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए 89, 80, 81, यानी कि 3 क्वेश्चन आपके समास से हैं इस पेपर में। पहला क्वेश्चन है जन्मांध का में कौन सा समास है। जन्मांध का पहले आप ये देखिए, जन्मांध किसका होगा, विस्तृत रूप इसका क्या होगा। तो जो जन्म से अंधा हो, जन्म से अंधा हो, तो जन्म लेना मतलब एक शरीर से दूसरे अलग होना, एक से अलग होना, जन्म लेना जन्मांध मतलब जो जन्म से अंधा हो। तो जब जन्म कोई लेता है तो अपनी माँ से अलग होता है, जन्म लेता है यानी कि अलग हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष, अलग होने का यहाँ कार्य हो रहा है, इसीलिए अपादान तत्पुरुष। संप्रदान कब होगा, देखिए जन्म से देखिए किसका किसका विभक्ति होता है, तो संप्रदान का भी से होता है, अपादान का भी से होता है। तो जहाँ जुड़ना होगा वहाँ संप्रदान, जहाँ अलग अलग होगा वहाँ अपादान। तो यहाँ अपादान हो रहा है क्योंकि अलग अलग हो रहे हैं। संबंध काके की रेरी, करण कर्ता ने करण, कर्ता ने करण, करण से, ठीक है। तो आप देख लेंगे इसका ये कारक की मेरी क्लास, सॉरी कारक की नहीं, समास की क्लास, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई हूँ, सबके बारे में और कारक विभक्तियों के बारे में। तो देखिए संप्रदान क्या होता है, एक बार फिर से सुन लीजिए, शायद मैं आपको कुछ समझाने में नहीं आ पाई होंगी। देखिए अपादान का क्या होता है, में पे पर, में पे पर अपादान का होता है, सॉरी अधिकरण का होता है। मैं अपादान का आपको बोल गई ना, तो में पे पर किसका होता है, अधिकरण का होता है। अपादान का भी से होता है और करण का भी से होता है। तो करण मतलब जुड़ना, करण में जुड़ेगा, अपादान में अलग अलग होंगे। तो यहाँ अपादान हो जाएगा क्योंकि जन्म से अंधा, यानी कि जन्म हो रहा है यानी कि अलग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ अपादान हो जाएगा। संबंध का काके की रारे दी, और संप्रदान का क्या होगा, को के लिए, को के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। समझ गए, कोई आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या होगा, कारक विभक्ति आप याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जल रिक्त, जो जल रिक्त हो, जहाँ जल रिक्त हो, तो जल रिक्त में कौन सा समास होगा, जल से रिक्त, उसी को जल रिक्त बोलेंगे। कोई ऐसा स्थान है, मान लीजिए तालाब है, उसे कहते हैं ये तालाब जल रिक्त है, मतलब जल से रिक्त है, जल से रिक्त है। तो यहाँ से आया, तो से मतलब कारक विभक्ति का लोप, और ऐसा कहाँ होता है, तो तत्पुरुष में ऐसा होता है, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसमें अगर तत्पुरुष समास से पहले क्वेश्चन में पूछ ले, उसका भेद जब दे दे तत्पुरुष का, तो से देखेंगे, से किसका विभक्ति होता है, तो करण का और अपादान का। तो देख लेंगे जल से रिक्त मतलब जल से खत्म हो गया, तो यहाँ भी अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपसे केवल पूछ रहा है कि इसमें तत्पुरुष है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी है, तो यहाँ आपका तत्पुरुष है, ठीक है। अब आगे चलिए, टाइम बहुत जा रहा है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। द्विगु समास का उदाहरण है। अब द्विगु मतलब क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाची। तो देखिए पीताम्बर बहुब्रीहि समास, क्योंकि व्यक्ति विशेष का बोध यथाशक्ति, अव्ययी भाव, माता पिता, द्वंद्व समास, द्विगु समास है सी ऑप्शन, पहला शब्द संख्यावाची। अब देखिए 82 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
रहीमन वेनर मर चुके जे कहूँ मांगे जाही, तिनके तिनते पहले वो मुए जिनमुख निकसे माही। इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको कविता पढ़ने के बाद, कबीर दास की लिखी हुई कविता है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में आएगा तभी इसकी मूल भावना क्या है आप बता पाएंगे, और अगर नहीं आएगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो सुन लीजिए, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रही हूँ उसको। रहीमन वेनर मर चुके जे कुछ मांगे जाए। रहीमन भगवान मतलब कबीर दास जी हैं, रहीम से कहते हैं मतलब भगवान से कहते हैं, राम रहीम मतलब मुस्लिमों के भगवान हो गए। उनसे क्या कहते हैं कि रहीमन भगवान जी वो नर मर चुके, मतलब वो इंसान केवल नर जाति से नहीं है, मतलब मानव, वो मनुष्य मर चुका जो किसी से मांगने जाता है और उससे पहले वो मरे, तिनते पहले वो मुए, मतलब मांगने वाले से भी पहले वो मर गया, जिन मुख निकलत नाही, मतलब जिसके मुख से कोई मांगने आया और उसके बाद कोई नहीं कह दे कि नहीं हम नहीं देंगे, तो उससे पहले जो मांगने वाला तो सबसे बड़ा है कि वो नर मर चुका है जो जिसे मांगने जाता है, और मांगने वाले इंसान जिसे मांगा जाए वो कुछ न दे, तो सबसे पहले वो मुए जिनमुख निकसत नहीं। तो यहाँ किसके बारे में कह रहे हैं? भिखारी की आलोचना की गई है? तो बिल्कुल नहीं। विनम्रता की चर्चा नहीं। मरने वाले की स्थिति बताई गई है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या बताया गया है? स्वाभिमान के विषय में बात की गई है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। अब देखिए कौन सा वक्तव्य सही है। अंतरराष्ट्रीय शब्दों का यथासंभव अंग्रेजी रूप में हिंदी में ग्रहण करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शब्दों का अनुवाद करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शब्दों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय शब्दों को नागरी लिपि में लिखकर ग्रहण करना चाहिए। ये 4 शब्द है, वक्तव्य हैं। आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। 83 में सही कौन सा है? तो सबसे सही वाक्य आपको कौन सा है? तो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट। इसको मैं ज्यादा देर तक आपको क्वेश्चन को मैं नहीं बता पाऊंगी बच्चों, सॉरी, क्योंकि पूरा पेपर डिस्कस करना है हिंदी का, और बहुत लंबा वीडियो खींचा चला जाता है। तो चलिए आप देख लेंगे वाक्य कौन सी सही है। 84 क्वेश्चन में देखिए, अशुद्ध शब्द को चुनना है। दुष्प्रचार, दुष्कर्म, दुर्गुण या दुर्निवार। तो देखिए दुष्प्रचार कैसे, ये आपको अशुद्ध शुद्धि वाला दिखना है, इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके वर्तनी से जुड़े हुए आए हैं। तो 84 का ऑप्शन डी जो है, सॉरी 84 का ऑप्शन जो है दुर्गुण। दुर्गुण कैसे लिखते हैं? ऐसे, मिनट, ठीक है, कुछ ऐसे दुर्गुण लिखते हैं ना, ये न पर लगाया हुआ है, सॉरी ऐसे लिखते हैं, 1 मिनट यार, ऐसे लिखते हैं, छोटी यू की मात्रा रहती है, ठीक है, लेकिन ये न पे लगाया हुआ है, सॉरी हाँ ये न पे लगाया हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको ग पे लगाना चाहिए था, रेफ को ग पे लगाना चाहिए था, तब सही होता जाके। बाकी सारे हमारे सही हैं। अब देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध का चयन करिए। यहाँ भी देखिए आपसे शुद्ध पूछा गया है। प्रायश्चित का सही स्पेलिंग क्या होगा? तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए नीचे फिर से वही क्वेश्चन, इसमें से भी शुद्ध। दुर्व्यवहार कैसे हम लिखेंगे? तो दुर्व्यवहार ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। दुर्व्यवहार कैसे लिखेंगे? ऑप्शन सी में जैसा लिखा हुआ है। अब आया आपका गद्यांश 87 से 91 तक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगी क्योंकि ये पढ़ना है और इसका आंसर देना है। इसको पढ़ना है और इसका आंसर देना है, तो बस मैं आंसर में टिक लगाते जाऊंगी, आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो इस 87 का बी हो जाएगा। 88 का क्या हो जाएगा? 88 का संस्कृति की व्यक्ति है, तो ये गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा, इसका डी हो जाएगा। 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा बी ऑप्शन। और 90 का क्या हो जाएगा? 90 का क्या हो जाएगा? तो सभ्य संस्कृति का मूल है 90 का, देखिए क्या हो जाएगा 90 में ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 91 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए, अब देखिए आपको मैं उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा चुकी हूँ, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको उपसर्ग प्रत्यय से देखने को मिलेगा। अब देखिए घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यह देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रत्यय को चुनना है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अक्कड़ प्रत्यय लगा है। डिबिया में इया प्रत्यय लगा हुआ है। ये सब एकदम आसान है,
भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? तो आंख बंद करके देवनागरी में टिक लगा दो। ठीक, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न होता है। सुपुत्र का विलोम क्या होता है? कुपुत्र होता है। देखिए, सुपुत्र का विलोम क्या होगा? कुपुत्र होता है। कुपूत मत लिखिएगा, सपूत का कपूत होगा, सुपुत्र का कुपुत्र होगा। ठीक है। द्वंद्व समास है, मतलब लंबोदर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अधकूप मतलब आधा कूप, यह विशेषता बताई जा रही है। कर्मधारय समास। शरणागत, जो किसी के शरण में आगत हो, तत्पुरुष समास या शरणागत। शरण में आने वाला अधिकरण तत्पुरुष यानी कि तत्पुरुष समास का उदाहरण। ये भी नहीं होगा। द्वंद्व, नर नारी, दोनों की जहां समानता हो, नर नारी। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। तो 100 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। इसमें से आप देख पाए कम से कम 12 क्वेश्चन आपके वर्तनी से हैं, 10 क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन आपके समाज से हैं, 5 से 7 क्वेश्चन आपके किसमें से हो जाएंगे? गद्यांश से हो जाएंगे। बाकी व्याकरण से कुछ चीजें, इसमें साहित्य से चीजें नहीं दी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि आएंगे भी नहीं, आप उसकी भी तैयारी करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे हिंदी का। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हमसे यूं ही जुड़े रहिए। टाइम जैसे जैसे आपका होगा, हमारे पास जैसे जैसे टाइम मिलेगा आपको पेपर में डिस्कस करके बताऊंगी। और एक और बात, जो बच्चे वीडियो को पूरा देखे होंगे उनके लिए एक प्लस पॉइंट में बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं 3 साल का चलिए रीजनिंग का पेपर मैं सॉल्व कर दूंगी। चाहे जैसे बने मुझसे मैं रीजनिंग का पेपर आपका सॉल्व कराऊंगी। 3 साल का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, चाहे वीडियो जितना भी लंबा क्यों ना जाए। हालांकि आप उसे देखिएगा, मैं 20-20 या 25-25 का सेट बना के डाल दूंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आप चाहते हैं क्या रीजनिंग की क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कराऊं। क्या आप चाहते हैं रीजनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊं? तो कमेंट करिएगा। आप ये पेपर कैसा लगा? समझाया में जितना मेरे हो सके, मेरे से ज़्यादा नहीं समझा सकती थी क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाता वीडियो। बाकी मैं ऐसे हिंदी पढ़ा चुकी हूँ, आप वहाँ देखिए, पढ़िए और अपना तैयारी इसी तरीके से करते रहिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय सारे स्टूडेंट्स।